Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we will be covering topic 7 of physics which is system of particles and rotational motion. इस टॉपिक के अंदर जाने से पहले सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं. ठीक है, सेंटर ऑफ मास. देखो यार, सेंटर ऑफ मास ना एक वो पॉइंट है जहां पर तुम पूरी बॉडी के मास को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो. ठीक है, देखो तो तुम इसे बोल सकते हो इट इज अ पॉइंट वेयर द होल मास of the body is supposed to be concentrated. To be concentrated. देखो लेट्स से एक है ना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स था, एक बॉडी के ना बहुत सारे पार्टिकल्स थे, तो तुम सेंटर ऑफ मास उसका वो होगा जहां पर तुम इस पूरे मास को मान सकते हो कि वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है, और इस बॉडी पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं ना तुम उसको सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगा दो, तो जो नेचर ऑफ मोशन ऑफ बॉडी रहेगा ना वो अफेक्ट होगा ही नहीं. तो तुम इसके अंदर एक और चीज को ऐड कर सकते हो, इफ all the forces acting on the body were applied on the center of mass, the nature of motion of the body remains unaffected. ठीक है, तो ये दो कंडीशन होगी तुम्हारी. अब देखो यार, मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस था. ठीक है, इसके ऊपर तुम्हारे दो पार्टिकल थे, एक था m1 एक था m2. ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर लेट से था r1, इसका पोजीशन वेक्टर लेट से था r2. ठीक है, और अब तुमसे कोई बोल दे कि तुम इसका सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ पर है, तो पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास निकाला जाता है इस फॉर्मूले से, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस अगर और भी कोई पार्टिकल होता है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. अभी तो हमने दो पार्टिकल्स का निकाला तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स थे, m1 m2 m3 m4 mn तक. तब तुम क्या करोगे, तब तुम्हारा होगा इन सब का पोजीशन वेक्टर लेट से ऐसे था, m1 r1 प्लस m2 r2 टिल mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टिल mn. ठीक है, इससे तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर तुमको पता चल जाएगा. ठीक है, अब सीखते हैं मास और वेट के बारे में. यार इससे ना बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं मास और वेट से ना, तो तुम समझना कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है. तो चलो दो कॉलम बना लिए हमने. मास क्या होता है, किसी भी बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है ना उसे मास बोलते हैं. देयरफॉर मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर possessed by the body, by the body. ठीक है, अब वेट क्या है फिर, वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे बॉडी अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स एनी सेलेस्टियल बॉडी. वो मून भी हो सकता है, अर्थ भी हो सकती है, उसको हम वेट बोलेंगे. तो देखो इसको हम बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल force with which a body is attracted towards any celestial body. ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये मास एक मैटर है, वेट एक फोर्स है. ठीक है, एक तो ये चेंज हो गया हमारा. मास ना हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे तुम किसी बॉडी को, लेट से तुम इस पेन को
अर्थ पे रख लो, मार्स पे रख लो, मून पे रख लो, जुपिटर पे रख लो, इसका जो मास है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वेट क्या होता है? वेट की वैल्यू डिफर करती है, तो वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट। वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? वो तुम्हारी जी जी के वैल्यू के ऊपर डिफर करे, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो मून का अलग है, अर्थ का अलग है। जी की वैल्यू डिफर होने के कारण तुम्हारी वेट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। ठीक है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। वेट, क्योंकि वेट एक फोर्स है तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। मास की एसआई यूनिट क्या है? मास किसमें नापा जाता है? केजीज के अंदर। वेट, सिंस वेट एक फोर्स है तो इसकी एसआई यूनिट क्या है? जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। हमारे पेपर की औकात देखो यार, हर पेपर की ना एक औकात होती है, तो हमारा जो पेपर की औकात है वो इस टॉपिक से इन तीन चीजों के अलावा तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, इसके अलावा वो कुछ नहीं पूछेगा। तो हमने इतना तो समझ लिया। तो चलो अब देखते हैं कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस आए हुए थे। 2015 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। पहली बात तो नॉट का क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले तो नॉट को हाईलाइट कर लो, तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वेट ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। यस, सही बात है। हमने क्या पढ़ा था? वेट किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? आपके जी के ऊपर। और अर्थ, मून, हर जगह पर जी की वैल्यू डिफरेंट है, तो देयरफॉर हर जगह पर वेट डिफरेंट है। तो ये तो भाई करेक्ट है, सही बात है। मास ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ, ऑन द मून एंड इन एम्प्टी स्पेस इज द सेम। जैसे मैंने तुमको समझाया, तुम इस पेन को कहीं ले जाओ, इसके अंदर जो मैटर है वो सेम ही रहेगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। Weightlessness of a body occurs when the gravitational forces acting on it are counterbalance। सही बात है यार। एक बॉडी वेटलेसनेस कब फील करती है? मान लो ये एक डब्बा था, इसका नीचे एक फोर्स mg लग रहा था, मान लो एक काउंटर बैलेंस्ड फोर्स आ गया जो इसको ऊपर की तरफ mg का धक्का दे रहा है, mg के इक्वल धक्का दे रहा है, तो इसको क्या फील होगा? इसको वेटलेसनेस फील होगी। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी कि वेटलेसनेस ऑफ अ बॉडी अकर्स व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर काउंटर बैलेंस, तो ये भी सही है। अगला पढ़ते हैं। वेट एंड मास ऑफ अ बॉडी आर इक्वल एट सी लेवल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। नहीं यार, इसने दो चीजों को इक्वल कैसे बोल दिया? वेट तो एक फोर्स है, ठीक है, जो किसके इक्वल होता है? mg के इक्वल होता है। मास तो मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी है ना, कि उस बॉडी के अंदर कितना मैटर है, देयरफॉर ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो हम बोल सकते हैं डी ऑप्शन गलत है, और इसने हमसे पूछा क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, देयरफॉर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में क्वेश्चन आया था, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो यार पहले बात तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन रिवाइज करो। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे तुम उस पूरी बॉडी के मास को कॉन्सेंट्रेट करा हुआ मान सकते हो। तो देखो, फाउंटेन पेन, मान लो ये फाउंटेन पेन ही है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है तो वो तो कहीं इसके अंदर ही है, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्रिकेट बॉल, ये तुम्हारी सॉलिड बॉल होती है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी इसके अंदर ही लाई करेगा, लाई इनसाइड द बॉडी। अब देखो एक रिंग, रिंग देखो, रिंग एक ऐसी होती है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके ऊपर थोड़ी, वो तो यहाँ कहीं सेंटर पे होगा, तो हाँ वो इसके आउटसाइड लाई कर रहा है। एक बुक, उसका भी सेंटर ऑफ मास उस बुक के अंदर ही लाई कर रहा होगा, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इसके लिए तो बस तुम्हें सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अ पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इज द सेंटर ऑफ मास।
द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, the total of all forces acting on it irrespective of their direction, the force that it exerts on ground, या फिर वो एक उसकी inert property है। तो वही है, देखो तुमको पता है एक मास m का डब्बा है, इसका वेट क्या है, जो ये फोर्स ये नीचे की तरफ mg लगा रहा होगा अगर इसका मास m है तो, है ना। तो जो ये डब्बा जमीन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वही तो इसका वजन है। Therefore, option C is correct. It is the force that it exerts on the ground. Next question. An object weighs 9 Newton on Earth's surface. इसने बोला अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 9 न्यूटन है, ठीक है। What would be its weight when measured on the surface of planet? इसने बोला एक दूसरा प्लैनेट है वहां पर इसका वेट नापा गया जहां पर वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9 टाइम्स, अगर इधर g है उसकी एक्सेलरेशन तो यहाँ पर 9g उसकी एक्सेलरेशन है, ठीक है, 9 टाइम्स दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मान लो यार, अब इसने पूछा द वेट वुड रिमेन द सेम, द वेट वुड बी इक्वल टू 1 न्यूटन, द वेट वुड बी इक्वल टू 9 टाइम्स, या फिर द वेट विल बी रिड्यूस्ड बाय 1/9। तो इस केस में देखो, सबसे पहली बात हमें पता है वेट किसके इक्वल होता है, mg, है ना। जहां पर g था ये mg की वैल्यू इसने हमको दे रखी है 9 न्यूटन की इक्वल है ना। अब देखते हैं यहां पर क्या होती है। यहां पर इसने बोला कि जो तुम्हारा g है वही 9 टाइम्स हो गया, तो तुम्हारा वेट कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ 9 न्यूटन, मतलब 81 न्यूटन की इक्वल तुम्हारा वेट हो जाएगा। तुम्हारा वेट, because your weight is directly proportional to g, if g is increasing by 9 your weight will also increase by 9। अब देखो इसमें ये वाला ऑप्शन है ना, the weight would become 9 times, therefore option C is correct। यार देखो इस केस में इसने क्या पूछा था, तुम्हारे वेट के बारे में पूछा था, है ना, ये पूछ रहा था वेट। बट अगर ये मास के बारे में बात करता, अगर मास m है अर्थ के ऊपर तो दूसरे प्लैनेट के ऊपर भी मास m ही रहेगा, g का मास के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, g का असर सिर्फ वेट के ऊपर पड़ता है। समझ गए, इन चीज को याद रखना, बेसिक्स है और इन्हीं से ही सवाल आएंगे यार, और अपने को ठीक करने हैं, ठीक है। विद दिस वी फिनिश्ड आवर टॉपिक 7 विच वाज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।